नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं दमदार 10। दमदार 10 में बात होगी आज बिहार की, साथ ही बात होगी उत्तर प्रदेश के एसआईआर के आंकड़ों की और साथ ही बंगाल में जो इस वक्त चुनावी रण है और यहां पर खूब जोर से प्रचार चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी आज 3 रैलियां करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, क्योंकि वहां पर एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, नया इतिहास रचने जा रहा है। नीतीश कुमार के बाद कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? नीतीश के बाद बिहार की कमान आखिरकार किसके हाथ में होगी? बीजेपी का होगा या जेडीयू का होगा? अब बीजेपी से लगातार तो संकेत मिल रहे थे कि कौन होगा, लेकिन इस पर कोई नाम तय नहीं हो रहा था। बहुत सारे नाम आ रहे थे। यही सवाल हर किसी के मन में, मेरे भी मन में है। लेकिन इस पर अब विराम लगता नजर आ रहा है। बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम प्रमोशन के लिए आगे आ रहा है, यानी कि डिप्टी सीएम से डिप्टी हट जाएगा, सिर्फ सीएम रहेगा, यानी कि मुख्यमंत्री रहेंगे, उप हट जाएगा। बताया जा रहा है कि सीएम की रेस में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है। सूत्रों का कहना है कि सम्राट चौधरी ही नीतीश के बाद बिहार के नए सीएम बनेंगे। सम्राट चौधरी कल नीतीश कुमार के साथ दिल्ली भी आए थे। नीतीश कुमार जब राज्यसभा पद की शपथ ले रहे थे तब भी सम्राट चौधरी उनके साथ मौजूद थे। सम्राट चौधरी लगातार, जिनको आप देख रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, चुनाव प्रचार में भी आपने देखा, उसके बाद लगातार उनके साथ काम कर रहे थे। एक कॉम्बिनेशन अच्छा माना जा रहा था, दोनों के बीच में एक अच्छा समन्वय माना जा रहा था। इस बीच संकेत भी बहुत सारे आते रहे और नीतीश कुमार के बाद एक युवा और साथ ही मोदी और शाह के भरोसेमंद, क्या सम्राट चौधरी वो कर पाएंगे जो नीतीश कुमार ने करके दिखाया है और बीजेपी के रोड मैप में आगे करने की इच्छा है? नीतीश कुमार का आशीर्वाद उन्हें मिला है, ऐसा बताया जा रहा है कि उनके पास नीतीश का आशीर्वाद है। बिहार के लव कुश समीकरण में एकदम फिट बैठते हैं, युवा हैं, युवा चेहरा है और साथ ही साथ तेवर भी इनके तेज तर्रार हैं। जब ये भाषण देते हैं तो जिस तरह से अपने विरोधियों पर वो गरजते हैं वो सबने देखा है। और साथ ही इस वक्त गृह मंत्री भी हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की भी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। नीतीश कुमार ने कल राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। माना जा रहा है कि 14 अप्रैल को वो अपने पद से इस्तीफा देंगे और उसी दिन एनडीए की बैठक होगी जिसमें सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगेगी। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी का पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण हो सकता है। संजय झा का कहना है कि नीतीश भी भले ही दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन सरकार उनकी मर्जी से ही चलेगी। क्या स्थिति उनकी है और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, राज्यसभा में गए हैं। मैंने पहले भी ये बात कहा कि बिहार की सरकार जो चलेगी वो नीतीश जी के मार्गदर्शन में चलेगी, नीतीश जी के गाइडेंस से चलेगी। और नीतीश जी दिल्ली में जाकर के भी बिहार का जो इंटरेस्ट है, बिहार का जो काम होना है, उसको भी देखेंगे। अब बिहार में जो सरकार चलेगी यहाँ पर, उसके सर्वमान्य नेता बिहार में नीतीश कुमार ही रहेंगे। और हमारे साथ इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, सम्राट चौधरी अब बिहार के नए सम्राट चौधरी बनेंगे? जी हाँ, बिल्कुल अमित। जो सोर्सेज के द्वारा और टॉप सोर्सेज के द्वारा जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से सीधे सीधे यही संकेत दिख रहा है कि सम्राट चौधरी का नाम अगले मुख्यमंत्री के तौर पे, बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पे लगभग तय है। और फाइनल राउंड की एक बातचीत चल रही है और उसमें ज्यादातर नेताओं की ये राय है कि सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जानी चाहिए। और किसी मतलब अगर नेताओं के हिसाब से बात करें तो चाहे बिहार के नेता हों या दिल्ली में जो बिहार के बड़े नेता हैं जो कि दिल्ली की राजनीति में हैं, तो उन सब में से भी अगर बात करें अधिकांश का फीडबैक यही था कि सम्राट चौधरी को ही बनाया जाना चाहिए। और अब ऐसा लग रहा है कि सम्राट चौधरी के नाम को लगभग तय कर लिया गया है। ये टॉप सोर्सेस से हमें जानकारी मिल रही है। अब बाकी चीजें सिर्फ औपचारिकता की है कि जब विधायक दल की बैठक होगी, क्योंकि अभी खरमास का महीना चल रहा है, 14 को खत्म हो रहा है खरमास का महीना, तो उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और उस विधायक दल की बैठक में औपचारिक तौर पर सम्राट चौधरी का नाम तय कर लिया जाएगा। हालांकि सम्राट चौधरी के हिसाब से आप देखें तो जब से वो बीजेपी में आए और बीजेपी ने उनके कद को लगातार एलिवेट किया, उनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल देखने की ही वजह रही होगी कि पार्टी, दूसरे पार्टी से आए हुए व्यक्ति को कुछ सालों में ही पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, फिर डिप्टी सीएम बनाया गया। और इस बार जब चुनाव के बाद गृह मंत्रालय आया बीजेपी के पास तो उनको गृह मंत्रालय का जिम्मा भी सौंपा गया। साफ तौर पर यह नजर आ रहा था कि पार्टी के टॉप लीडरशिप को उनमें यह पोटेंशियल नजर आ रहा है कि भविष्य में जब नीतीश कुमार हटेंगे तो नीतीश कुमार की जगह पर बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बनाया जाएगा। और अब लगभग वही होता नजर आ रहा है, ऐसा टॉप सोर्सेस से जानकारी मिल रही है। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र, आपने एक बड़ी खबर दी है। जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी को बहुत पहले ही सम्राट चौधरी के अंदर
शायद वो दिख गया था, जिसकी वजह से उनका नाम नीतीश कुमार के बाद लाया गया है। और इसकी जो संकेत है बहुत पहले से ही मिलने लगे थे। तारापुर 2025 में जब प्रचार चल रहा था तारापुर सीट पर नवंबर 2025 में, उस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बात कही थी मन से। सम्राट चौधरी उनके साथ खड़े थे। उन्होंने कहा था कि आप विजयी होइए, आपके लिए बहुत बड़ा होगा, हम आपको और बड़ा बनाएंगे, मोदी जी आपको बहुत बड़ा बनाएंगे। तो क्या संकेत तभी दे दिए गए थे? क्या इस कहानी की पृष्ठभूमि वो तारापुर में तभी लिख दी गई थी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। इसके साथ हमारे साथ अमेरिकी मामलों के खास जानकार रविंदर जी भी मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजीत जी, जिसका मैंने जिक्र किया, तो शायद बीजेपी ने बहुत पहले ही इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर ली थी और चुन लिया गया था कि किसको आखिरकार कमान देनी जानी है। देखिए, अभी बहुत सही बात देवेंद्र जी ने बताई कि एक नेता के तौर पर आइडेंटिफाई करके और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था कई साल पहले। उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो अपने आप में जब आप सरकार में नहीं हैं तो आपका प्रदेश अध्यक्ष सबसे बड़ा नेता होता है। तो जिस समय नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, सम्राट चौधरी उस समय प्रदेश अध्यक्ष बने। उसके बाद जब वो विधान परिषद में गए, उनको विधान परिषद का नेता बनाया गया। अभी पिछला जब विधानसभा चुनाव जीते तो उनको विधानसभा का और विधायक दल का नेता बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का। पहली बार जब सरकार बनी तो वो वित्त मंत्रालय के साथ उप मुख्यमंत्री बने। इस बार सरकार बनी और होम मिनिस्ट्री मिली बीजेपी को, तो होम मिनिस्ट्री के साथ वो डिप्टी सीएम बने। तो ये सब चीजें ऐसी थी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उनका कद बड़ा कर रही थी और वो प्योर पॉलिटिकल रीजन से कर रही थी। पॉलिटिकल रीजन ये है कि बिहार में, जो आप बार बार अपने ग्राफिक्स में दिखा भी रहे हैं, कि अगर गैर यादव पिछड़ी जाति की राजनीति करनी है तो आपको सबसे बड़े जातीय समूह को साथ में लेकर के चलना होगा, जिसके आधार पर नीतीश कुमार ने डिसलॉज किया लालू यादव के राज को या राबड़ी देवी के राज को। मतलब आरजेडी को सत्ता से हटाया उन्होंने जिस समीकरण के दम पर, वो समीकरण आपको बनाए रखना होगा। और वो समीकरण है, ऐसे मोटे तौर पर लौकुश कहा जाता है कोयरी कुर्मी का, लेकिन उसमें धानुक भी है। और नीतीश कुमार ने जब पिछड़ा अति पिछड़ा किया तो धानुक को अति पिछड़ा में डाला, लेकिन वो इसी जाति समूह की एक जाति है, कोयरी कुर्मी धानुक, जिसकी लगभग 10% आबादी है। तो ये गैर यादव पिछड़ी जाति की राजनीति के लिए एक आपको ऐसी फोर्स चाहिए थी जो बाकी सबको साथ में लेकर के चल सके। उस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सम्राट चौधरी। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि बीजेपी ने अपनी लीडरशिप अपने नेता के तौर पर उनको तैयार किया, बिहार के नेता के तौर पर। दूसरे पॉलिटिकल रीजन ये है कि वो उस सामाजिक समूह को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका सीधा मुकाबला होना है आपके विरोधी सामाजिक समूह के साथ, एक उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जो वो भी आप अपने ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार का आशीर्वाद प्राप्त है। मतलब नीतीश कुमार भी यही चाहेंगे कि जो कोयरी कुर्मी धानु का समीकरण है वो कंटिन्यू रहे। और ये पॉलिटिकली भी अगर नहीं कंटिन्यू करते तो ये एक समस्या आती, क्योंकि आप कुर्मी मुख्यमंत्री को हटा रहे हैं और फिर उस वर्ग समूह से कोई दूसरा नहीं बनेगा, तो ये एक तरह का मोहभंग होता है। आजकल हर जातियां जो है पावर स्ट्रक्चर में अपनी हिस्सेदारी चाहती हैं। तो एक कारण तो ये है, वो भी आप दिखाई रहे हैं कि ये कारण है। एक बड़ा कारण यह है कि पावर का स्मूथ ट्रांजिशन किसके नेतृत्व में होगा, कौन करा सकता है पावर का स्मूथ ट्रांजिशन? तो वही व्यक्ति करा सकता है जिसके प्रति नीतीश कुमार, जनता दल यू का भी सद्भाव है, जो सामाजिक समीकरण को भी रिप्रेजेंट करता है और जिसका कद आपने पर्याप्त रूप से बड़ा किया हुआ है ऑलरेडी, जिसको आप बनाए तो ये माना जाए कि ये नेचुरल चॉइस है। क्योंकि बिहार थोड़ा डिफरेंट स्टेट है और नंबर्स भी बीजेपी के पास अकेले नहीं है बहुमत के, और एक डिफरेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड का स्टेट है, आप जानते हैं इस बात को। तो इसलिए कि एक नेचुरल चॉइस है, लेकिन ये नेचुरल चॉइस पहले से था कि या इस पर नेचुरल चॉइस को बनाया गया? देखिए, बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी को ने कई प्रयोग किए भारतीय जनता पार्टी को। आप जानते हैं बिहार कभी भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रांग होल्ड वाला स्टेट नहीं रहा है। समाजवादी राजनीति इतनी मजबूत रही है वहां कि कांग्रेस और समाजवादियों के बीच में सत्ता ट्रांसफर होती रही है। बीजेपी ने कैसे क्रैक किया? बीजेपी ने क्रैक किया नीतीश कुमार के साथ। जब नीतीश कुमार साथ में आए, देखिए बीजेपी की दूर की राजनीति है। बीजेपी को हमेशा पता था कि एक ऐसा चेहरा चाहिए होगा, एक ऐसे सामाजिक समीकरण का चेहरा चाहिए होगा जो उसको एक ऐसा आधार बना दे जहां वो पैन हिंदू पॉलिटिक्स अपनी उसको फैला सके। ये नीतीश कुमार के साथ हुआ और इसके लिए बीजेपी ने बड़ी कुर्बानियां पहले दी है। ज्यादा सीट जीतने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है, पहले भी बनाया है। जब 7 दिन के लिए भी बने थे तब भी बीजेपी को ज्यादा सीटें थी। मतलब बीजेपी शुरू से उनको आगे करती रही है, ज्यादा सीट होने के बावजूद उनको आगे प्रमोट करती रही है नीतीश कुमार को। तो उसको पता था कि देखिए, जब बिहार नहीं बटा था तो बीजेपी की ताकत झारखंड के साइड से, जो साउथ बिहार था,
जब बट गया तो बिहार में उसकी ताकत कम हो गई थी। तो नीतीश कुमार के आने से वो ताकत बनी, मैं बस एक सामाजिक समीकरण बना। एक चीज समझना चाह रहे हैं, क्योंकि अब नीतीश जी तो हो सकता है कि पीछे की तरफ से तो रहेंगे, ऐसा तो नहीं कि पूरी तरह से वो आउट हो जाना पॉलिटिक्स से, लेकिन बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में जो एक तैयार होगा मैदान, उसको सम्राट चौधरी किस तरह से लेकर जाएं, क्योंकि जो अगड़ी जाति है, सवर्ण जाति है, वो बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा है। बिल्कुल, तो ये उनके साथ ये हमेशा सम्राट चौधरी का हमेशा ये नारा देते रहे हैं। आप उनको उनके भाषण सुनिएगा, जो पूरा एक इलाका है पटना के दूसरी तरफ, गंगा के दूसरी तरफ जो है, मतलब साउथ ऑफ द पटना, उस इलाके में एक शर्मा वर्मा कॉम्बिनेशन की बात कही जाती है। ये रिप्रेजेंट करता है कि कोयरी, कुर्मी, धानुक जो कुशवाहा है और जो सवर्ण जातियां हैं, खासतौर से भूमिहार जिनका उधर असर है, तो उनका एक कॉम्बिनेशन होगा। ये कॉम्बिनेशन बहुत दिन से साध करके रखा है सम्राट चौधरी ने, उसके बिना राजनीति नहीं हो सकती है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने जो समीकरण देखा, समझा, उसके ही तहत सम्राट चौधरी वो चेहरा बनकर आए जो बीजेपी के समीकरण के में बिल्कुल फिट बैठते हैं, और आने वाले की जो पॉलिटिक्स है, यानी कि आने वाले 10 से 20 साल की जो पॉलिटिक्स होगी उसको लेकर जाएंगे। आगे कौन जाएंगे? युवा चेहरा है, वो है सम्राट चौधरी। लेकिन उसी तरह से बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश भी उतना महत्वपूर्ण है। यहां पर भी बहुत समीकरण है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर वोटर्स वो सबसे अहम है, क्योंकि वोटर्स कहां किसके कितने हैं। और एसआईआर के बाद तो हर कोई अपने वोटर्स को ही गिन रहा है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की फाइनल लिस्ट आ गई है और बहुत चौंकाने वाली लिस्ट है। यूपी में करीब 2 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट चुके हैं, और एसआईआर से पहले राज्य में करीब 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे, जो अब घटकर 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार के करीब हो गए हैं। खास बात तो यह है कि फाइनल लिस्ट में भले ही 2 करोड़ 5 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं, लेकिन यह जनवरी में जारी ड्राफ्ट लिस्ट से ज्यादा है। 6 जनवरी को जब ड्राफ्ट लिस्ट आई थी, उसमें 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम कट गए थे, लेकिन फाइनल लिस्ट में करीब 84 लाख वोटर्स बढ़ गए हैं। अब चुनाव आयोग ने बताया कि ड्राफ्ट लिस्ट में वोटर्स की सही मैपिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए तब ज्यादा लोगों के नाम कट गए थे। यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट में शहरों में ज्यादा वोट कटे हैं, और लखनऊ में 23% वोटर्स के नाम कटे हैं। गाजियाबाद में 20% से ज्यादा वोट कट गए हैं, और साथ ही कानपुर में करीब 19.5% मतदाताओं के नाम कटे हैं। नोएडा की बात करें, यानी गौतम बुद्ध नगर इलाके की बात करें, तो यहां पर भी करीब 19% से ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल सीटों पर ये नाम कम कटे हैं। इससे समाजवादी पार्टी के दावों की हवा निकल गई है। यूपी के मुस्लिम बहुल जिलों में औसतन 10 से लेकर 15% वोट घटे हैं। संभल में 14% है, रामपुर में 12% है, मुरादाबाद में भी और मुजफ्फरनगर में भी करीब 10% नाम कटे हैं। अमरोहा में 9%, सहारनपुर में 10% वोटर्स के नाम कटे हैं। यूपी एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी के गढ़ में ही कम हुए हैं। अब बीजेपी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में 20% से ज्यादा वोट कटे हैं। इसके उलट मुस्लिम बहुल जिलों में सबसे कम वोट कटे हैं, करीब 10% के आ रहे हैं एवरेज। बीजेपी ने एसआईआर की प्रक्रिया का सबसे ज्यादा समर्थन किया था। अब नई वोटर लिस्ट के आंकड़े आने के बाद पार्टी को नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी होगी। अब यूपी को लेकर बात की जा रही है, तो 5 जिलों का आंकड़ा आपके सामने हम रखते हैं। सबसे पहले ज्यादा वोट कहां कटे? लखनऊ में 9,14,185 वोट कटे हैं। इसके अलावा जो जिले के कुल वोटर लिस्ट की अगर बात की जाए, टोटल जो वोटर्स हैं उसका करीब 23% आता है। अब इसी तरह से गाजियाबाद में 5,74,478 वोट कटे हैं लोगों के, तो जो करीब 20% है टोटल वोटर्स से अगर आप मिलते हैं तो। इसके अलावा कानपुर में आप देखिए 19.42%, आगरा में 17.71%, प्रयागराज में 17.6% के करीब आ रहे हैं। अगर विधानसभा वाइज हम देखें तो साहिबाबाद विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोट कटे। इसके बाद नंबर आता है नोएडा का, फिर आता है लखनऊ नॉर्थ का, आगरा कैंट का, इलाहाबाद नॉर्थ सीट का सबसे ज्यादा वोट कटा है। कटे वोट के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश गुजरात के बाद सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत काटने वाला राज्य बन गया, जहां पर सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। यूपी में कुल 13.24% वोटर्स के नाम कम हुए हैं। यूपी में विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि एसआईआर के जरिए बीजेपी मुस्लिम वोट्स को काट रही है, एक साजिश है। लेकिन जब ये आंकड़े आए तो इस दावे को पूरी तरह से खारिज करता है। मुस्लिम बहुल जिलों की भी बात कर लेते हैं। संभल में 14% वोट कटे हैं, बरेली में 13%, मेरठ में 18%, रामपुर में 12%, शामली में 10% वोट कम हुए। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद में करीब 10% वोट घटे हैं। बिजनौर की बात करें तो वहां पर भी देखिए करीब 9.5% वोट कटे हैं। अमरोहा में 9% वोट की कटौती की गई है। तो ये जो सीधे सीधे जो आंकड़े आ रहे हैं अजीत जी, सबसे पहला तो वही बात कर लेते हैं जिसका हमने जिक्र किया था कि जो दावे किए जा रहे थे अखिलेश यादव की ओर से कि मुस्लिमों के वोट काट दे रहे हैं, जो लोगों के अंदर भ्रम फैलाया जा रहा था, यह भ्रम तो टूट गया। उल्टा तो
अर्बन सीट जो माना जाता है बीजेपी का गढ़ है, शहरी इलाके, यहां पर 20% वोट कट गए। 22%, 23%। ये देखिए, ये एक मिथक गढ़ा गया हमेशा एसआईआर का विरोध करने वाली पार्टियों ने, एक चुनाव आयोग की साख बिगाड़ने की एक कोशिश के तौर पर ये विपक्ष ने काम किया है। हालांकि देखिए, चुनाव आयोग ने कई काम ऐसे किए हैं जिनको नहीं डिफेंड किया जा सकता है, लेकिन ये एसआईआर का काम जो हो रहा था, ये ऐसा नहीं था कि चुनाव आयोग अपने ऑफिस में बैठ के करा रहा था। एसआईआर का काम ग्राउंड पर हो रहा था और हर पार्टी ने अपने बूथ लेवल ऑफिसर्स अपॉइंट किए हुए थे। वो बीएलओ जो थे, चुनाव आयोग के बीएलओ जो थे, वो बूथ लेवल एजेंट्स के साथ, जो पार्टियों के थे, बीएलए थे, बीएलओ चुनाव आयोग के थे और बीएलए पार्टियों के थे। हर पार्टी ने हजारों की संख्या में बीएलए अपॉइंट किए थे। वो ये काम कर रहे थे, उनके सामने ये काम हो रहा था। अगर होता कि आप कंप्यूटर पर बैठ के नाम काट रहे हैं तब आप आरोप लगाते, इसमें तो सब ग्राउंड पर हो रहा था, सब सामने हो रहा था। लोग बीएलओ को भी पहचानते हैं, बीएलए को भी पहचानते हैं और कई मौके लोगों को मिले। आपने बताया पहला आंकड़ा 2,89,00,000 का था और जब 2,89,00,000 वोट कटे तो योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री तब तक नए प्रदेश अध्यक्ष आ गए थे उत्तर प्रदेश के, पंकज चौधरी, मंच से बोला था, इन सबकी बैठक भी बुलाई बाद में। मंच से उन्होंने कहा, अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि भाई निकलिए, क्या कर रहे हो, इसमें तो सब वोट भारतीय जनता पार्टी का समर्थक माना जाता है, जो स्ट्रांग होल्ड है, वहां लोगों के वोट कट रहे हैं। और उसके बाद बैठक हुई सांसदों की, विधायकों की, उन सबको कहा गया कि भाई आप अपने क्षेत्र में एक्टिव करिए, लोगों को अपने नाम जुड़वाइए। उसका नतीजा ये है कि ये जो 2,89,00,000 से घट के 2,04,00,000 आए हैं, नाम अभी कटे हैं। तो एक तो ये मिथक है कि चुनाव आयोग काट रहा है, चुनाव आयोग बना रहा है। देखिए, बीएलओ और बीएलए ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे थे। मतदाता की जिम्मेदारी थी, मतदाताओं को ऑनलाइन अप्लाई करने का भी क्या अधिकार था, फॉर्म 6 भरिए, फॉर्म 7 भर के नाम कटवाइए, ये सब बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा था। और अब आप देखिए, इसमें भी अगर जो हम लोग आंकड़ा दिखा रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में, तो मुस्लिम बहुल इलाकों में भी ये नहीं कह सकते हैं कि मुसलमानों के ही ज्यादा नाम कट गए। आबादी के अनुपात में हो सकता है कि जितना मुसलमान का कटा हो, वहां जितनी आबादी हिंदू की है उस अनुपात में उसका भी कटा हो। आप हम एक आंकड़ा, आपको बंगाल की बात हम लोग करेंगे तो हम अभी बता देते हैं आपको, जो आबादी के अनुपात में बंगाल में भी सिर्फ 7% ज्यादा नाम का फर्क आ रहा है। मतलब 27-28% मुस्लिम आबादी है और टोटल जो नाम कटे हैं उसमें 34% मुस्लिम नाम कटा है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अनुपात से ज्यादा नाम काट दिया। मैं जोड़ देता हूं कि एक देखिए भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर भ्रम क्या फैलाया गया विपक्ष की ओर से। कहानी ये गढ़ी गई ना कि बीजेपी जो एसआईआर करवा रही है उसका मकसद क्या है कि वो मुस्लिम वोटों को कम कर दें, और अखिलेश यादव लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं। जब ये आंकड़े सामने आए तो अब तस्वीर देखिए कितनी बदल गई है। अब बंगाल में भी यही किया गया ना, ममता बनर्जी यही बोल रही थी कि मुस्लिमों का वोट काट दिया जाएगा। मैं बता रहा हूं, मेरे घर में हिंदू हूं मैं, मेरे घर में नाम कट गया, बताइए। नहीं कटे हैं ना, एक तो 64 हिंदू कटे हैं ना, 64% हिंदुओं के नाम कट रहे हैं, हिंदू के नाम भी कटे हैं। 90 लाख नाम कटे हैं जिसमें 64% हिंदुओं के नाम है। 64% हिंदू का नाम कटा है। और ये इस बात को ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के कहा जाता है ना, भवानीपुर, कि 51,000 नाम कटे। उस 51,000 में लगभग 38,000 नाम हिंदुओं के हैं, सिर्फ 13,000 के करीब मुसलमान का नाम कटा है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, भवानीपुर में। तो ये जो परसेप्शन क्रिएट किया गया था कि मुसलमान का, वही एक नैरेटिव क्रिएट किया गया था कि मुसलमान का नाम कट जाएगा और चुनाव आयोग जितवा देगा। चुनाव आयोग नहीं चुनाव जितवा सकता है। चुनाव आयोग जो है, जो काम कर रहा था ग्राउंड पर, देखिए अब ऐसी कई पार्टियां विरोध कर रही हैं जिन्होंने अपना बीएलए नहीं अपॉइंट किया जी। बिहार, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, 75 जिले हैं, उसमें लगभग 80-70% जिलों में कांग्रेस का बीएलए नहीं था। आपका बीएलए नहीं होगा, बूथ लेवल एजेंट आप अपॉइंट नहीं कर सके, और उसके बाद आप चुनाव आयोग को ब्लेम करेंगे कि चुनाव आयोग नाम काट दे रहा है। दरअसल होता यह है ना कि आप देखिए कि एक ना नैरेटिव बनाया जाता है, उसकी सच्चाई तब तक पता नहीं लगती जब तक कि आप उसको परख ना लें। तो एसआईआर को लेकर ऐसी कहानी बनाएगी, जब वो परखा गया तो आप देखिए किस तरह से वो धराशायी होंगे तमाम जो एक नैरेटिव गढ़ा गया था एसआईआर के खिलाफ, ईसी के खिलाफ और मुसलमानों को लेकर। देखिए ना कितना वोटिंग बढ़ रही है, 3 राज्यों में वोटिंग बढ़ी ना भाई। बिल्कुल वोटिंग बढ़ी, लेकिन साथ ही साथ एसआईआर का नतीजा है। एक और नैरेटिव और गढ़ा गया ना, एक नैरेटिव और भी गढ़ा जा रहा है कि किस तरह से जो बातचीत होने वाली है दो देशों के बीच वो शायद ना हो पाए। हम बात कर रहे हैं युद्ध की, यानी अमेरिका और ईरान के बीच क्या शांति हो सकती है। अब नया नैरेटिव गढ़ा गया कि कभी शांति हो ही नहीं सकती, दोनों लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, लेकिन सीज फायर हुआ ना, अब आज बातचीत हो रही है ना, बम बारूद कम बरसना हुए हैं ना कम। अब अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि कहां मिलेंगे? इस्लामाबाद में, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर। आज बहुत बड़ा दिन है पूरे दुनिया के लिए, क्योंकि सबकी नजर इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद वो वेन्यू है जहां पर ईरान के और साथ ही साथ अमेरिका के जो डेलीगेशन है वो पहुंचने वाले हैं। अब शांति वार्ता होने जा रही है। 40 दिन का भीषण युद्ध रहा, सीज फायर के बाद पहली बार अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होने जा रही है। ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच चुका है। थोड़ी देर में उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी पाकिस्तान उतर जाएंगे, यानी कि लैंड करेंगे। जेडी वैंस के साथ स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं, जेराड कुशनर भी उनके साथ है। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद दोनों के
दोनों ही प्रतिनिधियों की बातचीत होगी, लेकिन इसमें मान के चलिएगा कि शायद पहले डायरेक्ट बातचीत ना हो, पहले मध्यस्थ के जरिए बातचीत होगी। ईरान का कहना है कि जब तक लेबनान में हमले नहीं रुकेंगे तब तक बातचीत नहीं हो सकती। ईरान ने अपने फ्रीज फंड को भी रिलीज करने के लिए कहा है, तभी वो आगे बातचीत करेंगे। तो ये दो वो शर्तें हैं जो पिछले जो 10 पॉइंट दिए गए थे उससे अलग है, यानी कि अब 12 पॉइंट्स हो गए टोटल। पहले ये 2 पॉइंट्स वो चाहते हैं कि माना जाए, उसके बाद ही आगे बातचीत होगी। और इसको लेकर लोग कयास लगा रहे हैं कि नहीं, अब शायद ये बातचीत ना हो पाए या बातचीत टूट जाए। लेकिन उम्मीद ये कीजिए कि जिस तरह से अमेरिका का रुख है और जेडी वांस अगर आ रहे हैं, उनके साथ अगर स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं, जेराड कुशनर आ रहे हैं जो दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उससे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि बातचीत वो करना चाह रहे हैं। उनको जो हासिल करना था कर चुके हैं। ईरान को भी ये पता है कि जो पिछले 40 दिन में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में सालों लग जाएंगे। अब उनके लिए भी जरूर है कि अपने लोगों के बारे में सोच रहे हैं और आगे भविष्य को देखते वो भी चाहते हैं कि एक सम्मानजनक जगह पे ये डील हो। दोनों ही देशों के लिए उस जगह पे आना पड़ेगा जहां पर उनके लिए इस युद्ध से बाहर निकलना आसान हो जाए। और पाकिस्तान, जिसको लेकर कई बातें कही जा रही कि पाकिस्तान क्यों है, इसके बारे में भी जानेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान को ही क्यों चुना गया, पाकिस्तान में ही यह बातचीत क्यों हो रही है। अब अमेरिका ईरान में 2 चरणों में बातचीत होगी। एक बातचीत होगी डायरेक्ट, एक होगी इनडायरेक्ट। पहले इनडायरेक्ट बातचीत होगी। इनडायरेक्ट बातचीत अगर सफल है तो उसके बाद फिर सीधे बातचीत होगी। दूसरे फेज में फिर आमने सामने दोनों ही प्रतिनिधि दल के नेता बैठेंगे और मेज पर बैठकर आपसी सलाह से तय करेंगे कि आखिरकार किस तरह से जो हमारे अपने अपने उनके एजेंडे हैं उनको पूरा करना है, किस तरह से आगे बढ़ेंगे और इसका एक दीर्घकालिक कोई रास्ता निकाला जाएगा ताकि इस क्षेत्र में, पूरे मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में शांति बरकरार रहे। रोजाना इसी तरह से लड़ाइयां ना हो, मिसाइल ना दागे जाए और जिसका खामियाजा पूरे दुनिया को भुगतना पड़े। रोविंदर सर हमारे साथ हैं। रोविंदर सर, मैं तो बहुत सकारात्मक मान रहा हूं अपने आप को कि चलिए अब तो बातचीत होने जा रही है, बातचीत होगी। लेकिन 2 जो पॉइंट जोड़ दिया गया है, एक हो गया कि लेबनान का जिक्र किया गया कि लेबनान में पहले सीज फायर हो जाना चाहिए, इजराइल हमले करने बंद कर दे। दूसरा आ गया कि हमारे जो भी आपने एसेट्स रखे हैं उसको रिलीज कर दीजिए। इससे पहले मैं बस बोल दूं कि एक सकारात्मक पॉइंट सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने बात की नेतन्याहू से कि आप उसमें कम कर दीजिए, हमले मत कीजिए। उसने कहा कि ठीक है, आईडीएफ अब सीधे हमले नहीं करेगी, यानी कि सेना मुझसे बातचीत करके करेगी। और एक बयान जो नेतन्याहू का आ गया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग सीधे लेबनान की सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो क्या पृष्ठभूमि बन चुकी है कि ये बातचीत होगी, सफल होगी? यस, ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन करा और जो उसका अंजाम निकला है वो ये है कि एम्बेसडर्स मिलेंगे, इजरायली एम्बेसडर और लेबनान का वो कह रहा है मिलने को इन वॉशिंगटन डीसी। तो ये सीनियर लेवल की बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यस, हो सकता है जिस समय अभी इस्लामाबाद में टॉक्स हो रही है 48 घंटे के लिए नेतन्याहू रोक सकता है, अमेरिका वो उसको पुश कर सकता है, डेफिनेटली यस। अब बात रही बाकी जो फ्रोजन फंड्स ईरान मांग रहा है वो तो मांग ही रहा है। ईरान इकोनॉमिक फ्रंट पे आई थिंक 3 चीजें कह रहा है कि भी मेरा जितना नुकसान हुआ उसकी मेरी भरवाई हो। उसकी भरवाई के लिए वो क्लेम कर रहा है कि हॉर्मोज में जो टोल लगा देंगे उससे मेरी एक हो जाएगी, रिपेयर्स एटसेट्रा। दूसरा कह रहा है जो मेरे पैसे फ्रोजन है अमेरिका में और आई थिंक स्विट्जरलैंड में भी कुछ नहीं, करीब $8 बिलियन है, वो मेरा खोला जाए। तीसरा है सैंक्शंस है मेरे पे, भाई वो भी तो इकोनॉमिक कंपोनेंट है, सैंक्शंस लिफ्ट करी जाए। अब बात है कि इन इतनी चीज़ों में जो इकोनॉमिक एंगल की हैं कौन कौन सी एग्री होंगी और कितना एग्री होंगी। बाय द वे कॉम्पनसेशन के तो गल्फ की कंट्रीज भी कह रही है हमें कॉम्पनसेशन चाहिए, वो ईरान से क्लेम कर रही है। ठीक है, तो हो सकता है हॉर्मुज का जो टोल निकलेगा उसका एक पोर्शन गल्फ कंट्रीज को भी हो जाएगा। तो मुझे हॉर्मुज का टोल बनता दिख रहा है, दिख रहा है आपको? मुझे बनता दिख रहा है, क्योंकि अगर सीज फायर होती है तो हॉर्मुज का कोई ना कोई टोल टाइप बनता दिख रहा है। क्योंकि वही बात आ गई ना, वो ईरान ये तीनों चीजें मांग रहा है ना, सैंक्शंस उठाओ, मेरे पैसे अनफ्रीज करो और ये करो। लेकिन ट्रंप तो कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, जो आप हॉर्मुज को बंद रखेंगे, टोल लेंगे, ये तो फ्री है, वो इनबिल्ट हो जाएगा किसी तरीके से। यूर राइट, ट्रंप ये कह रहा है, पर ट्रंप तो बहुत चीजें कहते हैं ना, असलियत क्या है इस समय, राइट। तो वो लगता है मुझे होता हुआ, सर्टनली यस। और बाकी ओवरऑल जो टॉक्स हैं इस समय प्रोबेबिलिटी वाइज 51% हल्की सी होप है, क्योंकि सारी पार्टी इस प्रेशर में है। इजराइल नहीं है वहां पे। मेरे ख्याल से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक वाइज अक्लमंदी जो करी है ना इस वॉर में अभी तक, वो है कि फिलहाल में इजराइल को नहीं इंक्लूड करा इन टॉक्स में, क्योंकि इजराइल का एजेंडा अलग है और इजराइल अपने एजेंडे को पुश कर सकता है या एक अलग वेरिएबल और हो जाता।
सो इसलिए इट्स बेटर कि अमेरिकन एंड सर इरानियंस। इसमें इस बातचीत में इजराइल को या पूरे युद्ध में इजराइल को कितना हम अलग रख के बात कर सकते हैं या सोच सकते हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन बहरहाल फिर से लौटते हैं इस बातचीत पर, क्योंकि इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है अजीत जी। अब इस्लामाबाद में जो बातचीत होगी इसमें बड़ा क्लियर है, पहले मध्यस्थ के बीच बात होगी, यानी कि इनडायरेक्ट बातचीत, फिर उसके बाद डायरेक्ट होगी। मध्यस्थ इसमें कौन कर रहा है, करेगा अभी? तो पाकिस्तान कर रहा है, स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन सिर्फ वो मध्यस्थता नहीं होगी। पाकिस्तान के साथ कुछ और? नहीं, वो मध्यस्थता नहीं होगी उसमें। ये वो मध्यस्थ नहीं है। वो मैं ये मध्यस्थ का जानना चाह मतलब रहा ये होता है कि आपकी बात अमेरिका भी माने और ऐसा ईरान भी पर्चा होगा, माने। दिया जाएगा, तो हाँ, लाया वही जाएगा। जो काम एक समय हुआ इस युद्ध के पहले, जो काम मस्कट में हुआ ओमान कर रहा था, जिनेवा में हुआ ओमान कर रहा था, कि इस तरफ इस कमरे में जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी बात कही, वो बात जाकर के आगे बता दी आपने। दूसरे कमरे में अरागची और दूसरे लोग जो बैठे हुए, लारी जानी जाते थे या जो भी गया, तो यही होगा यहाँ।